सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन को इतनी ताकत देने का फिर क्या फायदा जो दिल दहला देने वाले वाकयात की मजम्मत करने से भी डर रहा है। ऐसे में यह सवाल भी उतना लाजमी है कि क्या मुसलमानों की अहमियत सिर्फ बीजेपी को इक्तदार से हटाने और अपोजिशन को इक्तदार में लाने भर की रह गई है। मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और सितम पर आवाज बुलंद करने और हिंसक भीड़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी अपोजिशन के लीडरान की नहीं है। यह सवाल न सिर्फ अपोजिशन के लीडरान के लिए अहम है बल्कि मुसलमानों के लिए भी काफी अहम है। नहीं तो मुसलमानों को गौर फिक्र करना होगा कि आखिर कब तक मुसलमान अपोजिशन का वोट बैंक बनकर हर जुल्म सितम को सहता रहेगा, वह भी वैसे अपोजिशन के लीडरान को इक्तदार की कुर्सी पर बैठाने के लिए जिस द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रज़ीर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। आज की यह खबर देश के एक अहम मुद्दे से जुड़ी खबर है। आज की खबर का मुद्दा खासकर इस देश के अल्पसंख्यकों से जुड़ा है और आजादी के साथ उनके त्योहारों को मनाने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे मुल्क में जब से धर्म की सियासत शुरू हुई है तब से हिंसक भीड़ का आतंक देश भर में सर चढ़कर बोल रहा है। शुरुआत में खुले मन से मुसलमानों को मारने और काटने की अपील होती थी, फिर बाद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में नफरत की सियासत को अमली जामा पहनाने में देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सबसे बड़ा रोल है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही खुले मन से हिंदू मुस्लिम की सियासत करने लगे तो उसका असर कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस तरह से खुले मन से देश के प्रधानमंत्री खुद हिंदू मुस्लिम की सियासत करते नजर आए, ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। क्या कोई देश की नफरत की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है? क्या कोई देश नफरत की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है? क्या हिंदू मुस्लिम की सियासत कर देश को गुमराही के दलदल में धकेल कर मुल्क की तरक्की की राह को दशकों पीछे नहीं धकेला जा रहा है? इस बात पर सभी को गौर फिक्र करने की जरूरत है और यह फिक्र 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिला। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे नफरती गैंग को सबक हासिल करने की जरूरत थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हिंसक भीड़ के द्वारा किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है वो काफी चिंताजनक है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात विपक्ष की खामोशी है। देश की जनता ने इस बार देश को एक मजबूत विपक्ष देने का काम किया ताकि वह देश से नफरत की सियासत को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। लेकिन विपक्ष की खामोशी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए तो उसे देखकर कुछ ऐसा लगा कि इस मर्तबा देश की जनता ने केंद्र की बेलगाम हुकूमत को नाक पहना दिया है और उसकी बेकाबू चाल को काबू में करने के लिए अपोजिशन को ताकत बख्श दी है। 18वीं लोकसभा में एक तरफ जहां देश की जनता ने हुक्मरान तबके की ताकत को कम करके उसे 293 पर महदूद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन को उसी के तनासिब में ताकत और मजबूती अता की। हुकूमत पर नजर रखने वाली जमातों को इस मर्तबा 250 से ज्यादा सीटें मिली। हम इस बात से हरगिज इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस मिसाली मैंडेट में मुल्क के बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले, अमन पसंद और अच्छी सोच रखने वाले अफराद का किरदार किसी से कम नहीं है। वहीं इसका एतराफ जमाना कर रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में अगर अपोजिशन मजबूत होकर उभरा है तो इसकी अहम वजह मुसलमानों की दानिशमंदाना वोटिंग है। उन्होंने एकजुट होकर इंडिया इतिहाद के हक में वोटिंग की और इस बात को यकीनी बनाया कि नफरत फैलाने वाली ताकतों के मुकाबले में उन ताकतों को मजबूत किया जाए जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें करती है। और इस बात का एहसास इंडिया इतिहाद के लीडरों को तो है ही, लेकिन बीजेपी भी बखूबी समझ रही है कि जिन मुस्लिम वोटरों को उसने 2014 और 2019 के चुनाव में बेअसर करके रख दिया था, उन्होंने 2024 में न सिर्फ अपनी अहमियत का लोहा मनवाया बल्कि यह पैगाम दिया कि अगर वह ठान ले तो मुल्क की सियासत में उनके वोटों का अहम रोल और उनकी जगह उनसे कोई नहीं छीन सकता। बावजूद इसके मुल्क के मुस्लिम वोटरों ने उस जोखिम के बाद भी
खुलकर अपोजिशन को मजबूत करने के लिए वोटिंग की कि अगर जिसे वो हराना चाहते हैं या जिसके खिलाफ वो वोटिंग कर रहे हैं वही फिर से इक़्तिदार में यानी सत्ता में आ गए तो परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने जोखिम उठाकर यह सब इसलिए किया कि मुल्क में सेकुलर इक़्तिदार को ताकत हासिल हो, नफरत फैलाने वालों के हौसले पस्त हो और वो ताकतें जो नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करती है उनकी आवाज पहले से ज्यादा ताकतवर और बाअसर हो। यह उम्मीद थी कि अगर अपोजिशन सत्ता पर काबिज नहीं भी हुआ तब भी मजबूत होने की सूरत में वह जुल्म के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करेगा और हुकूमत की जवाबदेही तय करने में अपना अहम रोल अदा करेगा। मगर ऐसा लगता है कि अपोजिशन अब भी उन शिद्दत पसंद यानी नफरती गैंग वाले वोटरों के नाराज हो जाने के खौफ से बाहर नहीं आ सका। अपोजिशन के लीडरान में अब भी यह खौफ है कि अगर हमने नफरती गैंग वाले वोटरों के खिलाफ आवाज बुलंद की तो वोटों का समीकरण बिगड़ जाएगा, जबकि उन नफरती गैंग वाले वोटरों ने अपोजिशन को ना 2014 में वोट दिया, ना 2019 में और ना ही 2024 में उसे काबिल एतमाद समझा, जिसका इल्म अपोजिशन के लीडरान को भी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव रिजल्ट के ऐलान के बाद 15 दिनों के अंदर ही हिंसक भीड़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया और अपोजिशन ने इसकी मजम्मत करने की भी जरूरत महसूस नहीं की। इलेक्शन के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद यानी हिंसा का एक सिलसिला सा शुरू हो चुका है, मगर अपोजिशन के जानिब से इस मामले में किसी फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक 2 उलमाए दीन का इंतहाई बहिमाना कत्ल हुआ। रिजल्ट के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ की दारुल हुकूमत यानी राजधानी रायपुर में गौरक्षकों ने भैंसों से भरे एक ट्रक का पीछा करके उसे रुकवाया और उसमें सवार 3 मुस्लिम नौजवानों को बेदर्दी से पीटा। 2 को महानंदा पुल से नीचे फेंक दिया, जिनकी लाशें दूसरे दिन सुबह नदी में मिली, जबकि तीसरा सद्दाम कुरैशी जख्मी हालत में मिला। सद्दाम अगर जिंदा ना मिलता तो शायद हिंसक भीड़ का यह वाकया मंजर आम पर भी नहीं आ पाता। सद्दाम ने बताया कि वो 15 लोग थे, उन्होंने गुड्डू और चांद को मारने के बाद नदी में फेंक दिया और वो खुद अपनी जान बचाने के लिए पुल से कूद गया। हालांकि सद्दाम भी बच नहीं सका और जख्मों की दर्द से तड़प तड़प कर अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं अलीगढ़ में मामू भांजा चौक पर फरीद उर्फ औरंगजेब नामी एक मुस्लिम नौजवान को चोरी के शक में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उधर मध्य प्रदेश में जो काम अब तक भीड़ करती थी वह काम पुलिस ने किया। फ्रिज में लीक होने का इल्जाम आयद करके 11 मुसलमानों के घरों पर 15 जून को बुलडोजर चला दिया गया। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां जावेद नामी एक मुस्लिम बिजनेसमैन की दुकान पुलिस की मौजूदगी में इसलिए लूट ली गई कि उसने उत्तर प्रदेश के अपने गांव में कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। यह इल्जाम आयद कर दिया गया कि उसने गौकशी की। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के इक़्तिदार वाली उस रियासत में जावेद की दुकान लूटने के बाद नफरत पसंदों की भीड़ में गोली मारो डैश डैश जैसे काबिल एतराज नारे बुलंद करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस ने उन्हें जावेद के खिलाफ कार्रवाई की, यकीन दहानी करवाई, जबकि बाद में खुद पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये तस्लीम किया है कि यह गौकशी का मामला नहीं है। बावजूद इसके हिंसक भीड़ ने वहां मौजूद अन्य मुस्लिम दुकानदारों के लिए यह अल्टीमेटम भी जारी कर दिया कि वह इलाका छोड़कर चले जाए। उड़ीसा में जहां बीजेपी सत्ता में आई है वहां बालासोर में कुर्बानी के मौके पर नाले से बह रहे सुर्ख पानी, जो शायद कुर्बानी के जानवर का खून से सुर्ख हो गया था, उसका बहाना बनाकर फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई। तेलंगाना में जहां हिमाचल की तरह कांग्रेस की हुकूमत है वहां ईद उल अजहा से एक रोज कब्र गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की गई और मुसलमानों को न सिर्फ हिंसा का निशाना बनाया गया बल्कि नफरत पसंदों की शिकायत पर मुसलमानों के कुर्बानी के जानवर पुलिस जब्त कर ले गई। लेकिन इन सब के बीच हैरत अंगेज बात यह है कि इन वाकयात पर अपोजिशन के लीडरान खामोश है। अपोजिशन के लीडरान नेट इम्तिहान के खिलाफ तो हुकूमत को घेरने मसरूफ है, मगर दिल को दहला देने वाले हिंसक भीड़ की वाकयात पर नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करने वाले राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या हिंसक भीड़ के वाकयात अब इतने ज्यादा मामूल का हिस्सा बन चुके हैं कि उनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने की भी जरूरत नहीं रह गई?
ऐसा नहीं है कि इस जानिब से उनकी तवज्जो नहीं कराई गई, बल्कि सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सामाजिक कारकुन अपूर्वानंद बाकायदा ट्वीट करके अपोजिशन से सवाल कर चुके हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर आवाज बुलंद करने की जरूरत आज भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका ज्यादा सीटें जीतने का क्या फायदा। अपोजिशन का यह रवैया न सिर्फ अफसोसनाक और मायूसकुन है, बल्कि खुद अपोजिशन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन को इतनी ताकत देने का फिर क्या फायदा, जो दिल दहला देने वाले वाकयात की मजम्मत करने से भी डर रहा है। ऐसे में यह सवाल भी उतना लाजमी है कि क्या मुसलमानों की अहमियत सिर्फ बीजेपी को इक्तदार से हटाने और अपोजिशन को इक्तदार में लाने भर की रह गई है। मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और सितम पर आवाज बुलंद करने और हिंसक भीड़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी अपोजिशन के लीडरान की नहीं है। यह सवाल न सिर्फ अपोजिशन के लीडरान के लिए अहम है, बल्कि मुसलमानों के लिए भी काफी अहम है। मुल्क के मुसलमानों को गौर फिक्र करना होगा कि आखिर कब तक मुसलमान अपोजिशन का वोट बैंक बनकर हर जुल्म सितम को सहता रहेगा, वह भी वैसे अपोजिशन के लीडरान को इक्तदार की कुर्सी पर बैठाने के लिए जिसकी नजर में सिर्फ इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के वोट की अहमियत होती है, और वोट हासिल करने के बाद रद्दी बराबर भी अहमियत मुसलमानों की उनकी नजर में नहीं रह जाती है। इसके लिए बलि का बकरा मुसलमान कब तक बनते रहेगा, यह सवाल खुद मुसलमान को अपने आप से पूछने की जरूरत है। अपोजिशन के लीडरान से भी पूछने की जरूरत है, और सबसे अहम अपोजिशन के उन तमाम मुस्लिम लीडरान से पूछने की जरूरत है जो अपने मफाद के लिए इलेक्शन के वक्त अपने अपने आकाओं के हक में वोट डलवाने के लिए मुसलमानों के अंदर गैरुल्लाह का खौफ पैदा करके जहां एक तरफ दीनी एतबार से मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने का काम करते हैं, तो वह दूसरी तरफ बुनियादी एतबार से मुसलमानों का बलि का बकरा बनाने का काम करते हैं। इस पर गौर और फिक्र खुद मुसलमान को करने की जरूरत है। कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। धन्यवाद।